हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली। हम यहाँ पर भाषा विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप में है आज ये क्वेश्चन। और थोड़ी सी क्या है, आज थकान भी है होली की, है ना। होली खेले हैं और काफ़ी सारा डांस वांस भी किया है, तो इसलिए थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आवाज़ ठीक आपको लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, आप आवाज़ पे मत जाइए, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है जो कि राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा की कितनी हैं? 4 बोलियां हैं। और ये 4 बोली कौन कौन सी हैं? तो जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, और जो चौथी बोली आती है वो है मालवी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मगही। मगही किसकी है? तो ये बिहारी भाषा की बोलियां हैं। ठीक है, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये 3 जो बोलियां हैं वो बिहारी भाषा से संबंधित हैं, जबकि ये 4 बोलियां राजस्थानी की हैं। इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? बिहारी का, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये सारी जो भाषाएं हैं, इनका जन्म के अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, सौरसेनी, पैसाची या फिर अर्धमागधी। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आप सीधा ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पे टिक करा और मतलब भाग लिए, इस तरह की वीडियो आप पसंद ना करें। थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूरी होता है ना, कहीं कहीं कभी कभी ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं कभी कभी जब फास्ट रिवीजन करवाती हूँ वन लाइनर में, तब एक्सप्लेन भी नहीं करती हूँ। ठीक है, असमिया, इन चारों जो भाषाएं हैं, इनका जन्म किससे हुआ है? तो ये हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं हैं जो निकली हैं? तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, राजस्थानी और गुजराती, ये 3 जो भाषाएं हैं वो निकली हैं सौरसेनी अपभ्रंश से। पैसाची की अगर हम बात करें तो इससे पंजाबी। ठीक है, पंजाबी भाषा का उदय कहाँ से हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से और लहंदा। ठीक है, पैसाची और लहंदा। अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों को तो आप अच्छे से रट लीजिए, ताकि आपको बाकी को छांटने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से ही ज़्यादातर बोलियां पूछी जाती हैं। बाकी तो सब याद हो ही जाती हैं, देखकर भी पता चल जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो इनमें से मेरी आपसे सलाह है कि आप पूर्वी हिंदी को अच्छे से याद कर लें, पश्चिमी हिंदी अपने आप याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 6ठी शताब्दी से। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। और हमें ये भी पता होना चाहिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग कहाँ से मिलता है? तो ये पतंजलि ने किया था अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग। और इनका जो ग्रंथ है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य जो इनका ग्रंथ था, उसके अंदर पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज, इनमें प्रभावित साहित्यिक जो खड़ी बोली है, इसका किस हिंदी से इसका विकास हुआ है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या कठिन हिंदी। तो ये हुआ है मानक हिंदी। ठीक है, मानक हिंदी का विकास हुआ है किससे? स्टैंडर्ड हिंदी, हिंदी जिसे हम बोलेंगे मानक हिंदी, जो कि एक साहित्यिक रूप प्राप्त कर चुकी है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मानक भाषा। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे से अपने व्याकरण में विकसित हो चुकी है, उसे कहते हैं मानक भाषा, जिसमें साहित्य लिखा जाता हो। आगे चलते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य है जो कि सही है? आज के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन, तो डेली के काफ़ी अच्छे ही रहते हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन ही लेकर के आती हूँ, और ख़राब होते भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ख़राब क्यों होंगे, है ना। और हो सकता है आजकल का जो पैटर्न बदल रहा है उसमें ख़राब क्वेश्चन को पूछ लिया जाए,
और जो आपको पसंद आते हों वो ना पूछे जाएं, है ना। तो इसलिए सब तरह के क्वेश्चन आप पढ़िए, ताकि अगर आपको एक सीट चाहिए तो। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह चिन्ह निश्चित हैं। ठीक है, मानक जो हिंदी होती है उसमें 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित हैं। ये सही बताना है इसमें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। देखो 10 कारक होते ही नहीं है, कारक तो 8 ही हैं, है ना, कारक 8 हैं। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हो, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कभी भी आप देखना कर्ता होता है, ठीक है, फिर क्रिया होती है और फिर कर्म आता है। तो सबसे पहले क्रिया नहीं होती है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, केवल एक वचन नहीं होता है भाई, एक वचन और बहुवचन, 2 वचन होते हैं। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जाहिर सी बात है चौथा सही होगा, लेकिन इसको देख लेते हैं। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये बात बिल्कुल हमारी करेक्ट है। ठीक है, चौथा जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट या फिर आगे और भी जो आप एग्जाम की तैयारी अगर किसी की कर रहे हो तो वहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ओह, ये 2 बार टाइप हो गया, चलो कोई नहीं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये हिंदी की बात कर रहा है, ना कि आंदोलन में भाग लेने की बात कर रहा है। कहीं आप सीधा यहाँ पर क्या ठोक दो, जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर लगा दो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा इन्होंने भूमिका है जो अपनी निभाई थी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसके कहने पर की गई है? तो ये महात्मा गांधी जी के सुझाव पर की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है ना, कुछ नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही यहाँ से मिलेगा। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो चैनल है वो उसका थोड़ा अगर क्षेत्र उसका बढ़ेगा, है ना, लोगों तक पहुँचेगा, तो एक अच्छा मतलब बेनिफिशियल ही रहेगा सबके लिए। तो राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रीय भाषा, संविधान की भाषा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजभाषा का मतलब होता है हमारा जो संविधान है उसमें 343 अनुच्छेद से 351 तक हमारी राजभाषा का वर्णन किया गया है हिंदी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजभाषा है ना वो सरकारी कार्यालयों की भाषा है, जैसे अदालत की भाषा हो गई, हमारे जो ऑफिस हैं, राज्य हैं, उनमें जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है, उनमें काम आती है हिंदी, उनमें हिंदी में काम होता है, ये सरकारी कार्यालयों की भाषा कहलाती है। ठीक है, राजभाषा जो होती है। और राजभाषा हमारे देश की कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी को अभी तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। राष्ट्रीय भाषा हालांकि हम बोलते हैं क्योंकि वो पूरे राज्य में पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए उसे राष्ट्रीय भाषा बोल दिया जाता है, लेकिन संविधान में वो राजभाषा के नाम से वर्णित है। ठीक है, ये भी आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 19वीं सदी में, 19वीं सदी का मतलब यह है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1800 के बाद में 19वीं शताब्दी तो आएगी, है ना। तो उसमें सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, और उसमें जो भी आचार्य उस टाइम के रहे थे उन्होंने खड़ी बोली के विकास में काफ़ी कुछ भूमिका निभाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीर खुसरो, सदल मिश्र, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर हमारा सदल मिश्र आंसर सही हो जाएगा, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर थे ये। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, इनका ग्रंथ भी जरूरी है, मैं बता देती हूँ आपको, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतो
उपाख्यान, ठीक है, ये इनके ग्रंथ का नाम था, इसको भी आपको याद रख लेना है। और ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसमें भाषा मुंशी थे, ठीक है, भाषा मुंशी थे, यानी कि हिंदी के विकास में इन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग किया है। अमीर खुसरो को भी हिंदी का जनक माना जाता है, पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले अपनी रचनाएं की थी। लेकिन ये 19वीं सदी की बात हो रही है, आपको यहाँ पर सदी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अमीर खुसरो उससे बहुत पहले के टाइम पर थे, वो तो उस टाइम पर थे जब अलाउद्दीन वगैरह, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा राजाओं का समय देखा है ना, 16 से 18 तक उन्होंने राजा हैं जो देखे हैं, तो वो बहुत पुराने टाइम के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? यहाँ पर समाचार लेखन से जुड़ी कौन सी समस्या नहीं है, विशेषता नहीं है, सॉरी, नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता या विरोधाभास? तो आंसर तो हो जाएगा हमारा विरोधाभास। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। देखो, न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें नवीनता दिखनी चाहिए। डेली आप क्या एक न्यूज़ को पढ़ना पसंद करोगे, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अगर एक तरह के क्वेश्चन डेली आपको कराऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। हर कोई चाहता है कि नवीनता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। हम अपनी बात को बिल्कुल जो भी अखबार वगैरह आते हैं या फिर कोई भी समाचार हो सकता है, चाहे आप वो एडवर्टाइजमेंट देखें, चाहे आप वो कोई भी अखबार पढ़ रहे हो, कोई पत्रिका पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहे हो, है ना, कोई कुछ भी आप कर रहे हो, संक्षिप्तता सबसे पहले जरूरी होती है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, स्पष्टता होनी चाहिए हर बात में, ठीक है। तो विरोधाभास यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? रेडियो लेखन के लिए ध्वनि रूपक निर्माण करना है हमें, तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है भाई? मंच सज्जा आवश्यक नहीं है। आपने देखा है जो रेडियो लेखन है उसमें मंच सज्जा की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि संगीत, आलेख और सूत्रधार की ध्वनि, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि रेडियो एक क्या है कि श्रव्य साधन है, ठीक है, श्रव्य साधन है, उससे केवल हमको सुनना है, तो ध्वनि पर सबसे ज़्यादा अच्छे से जोर देना होगा, संगीत और आलेख, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक विशेषणों से बचो, है ना, ये जो पूरा एक कथन दे रखा है, वाक्य दे रखा है, यह निर्देश है, किस लेखन से संबंधित है? समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय या फीचर लेखन? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फीचर लेखन, ठीक है, फीचर लेखन हमारा बिल्कुल सही है। जबकि समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय के लिए ये वाला निर्देश काम नहीं करता है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में क्या प्रतिबंधित है? दूरदर्शन पर जो वैज्ञानिक एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, विज्ञापन, उनमें क्या चीज़ है जो कि प्रतिबंधित है, जो लागू नहीं है? ज्ञानवर्धक सूचनाएं तो जरूरी हैं, सरकारी योजनाएं भी दिखाई जाती हैं, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां भी दी जाती हैं, है ना, लेकिन हिंसा एवं यौन प्रसंग ये दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित हैं। अगर सोचिए प्रतिबंधित नहीं होते तो क्या ही होता, है ना। अभी भी वैसे मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई जाती हैं, उनको पता नहीं ये लोग क्या मानते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? प्रयोजन मूलक जो हिंदी होती है उसमें किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता या कल्पनाशीलता? तो प्रयोजन मूलक जो हिंदी होती है, प्रयोजन मूलक को हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे आगे जा करके आजीविका कमाने के काम आती है, ठीक है, वो होती है प्रयोजन मूलक, ठीक है। तो इसमें किसका अभाव होता है? कल्पनाशीलता का अभाव होता है, ठीक है, कल्पनाशीलता का अभाव होता है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर। प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा और प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर बताइए प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, ठीक है, प्रारूपण का ये ही अर्थ होता है। आगे देखते हैं, टिप्पण लेखन से तात्पर्य है। टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है? किसी पुस्तक की समीक्षा करना, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या अनुस्मारक भेजना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी विषय पर उच्चाधिकारी, कोई मतलब उच्च अधिकारी है, उसके द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी होती है, वो किसी विषय पर अगर वो टिप्पणी कर देते हैं
है ना, कुछ भी उसके बारे में लिख देते हैं आलोचनात्मक, तो उसको बोलते हैं टिप्पण लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था लेकिन अमीर खुसरो उसमें हमारे सही आंसर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर है अमीर खुसरो, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन सी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिख, दाईं ओर का मतलब है ऐसी भाषा जो हम देखो अनार वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो हम इधर से शुरू करते हैं, कभी भी देख लेना, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, इधर से शुरू करेंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन एक ऐसी भाषा है जो कि इधर से चलती है ना, इधर से, ये मुझे नहीं पता क्या लिख रहा है ना, लेकिन ये जो भाषा है वो ऐसे चलती है। और आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई भी उर्दू जानते हैं, ये फारसी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है, फारसी से ही उर्दू निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ना कुछ भी नहीं है, मेरे चैनल का ना नाम लिख के भेजना अगर आप उर्दू जानता है कोई भी, ठीक है, इतना आप मेरे लिए करना। अगर कोई भी आप में से उर्दू जानते हैं तो जानते हैं बहुत से, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम ही जानते हैं, हिंदू भी बहुत सारे उर्दू पढ़े लिखे होते हैं, तो आप चैनल का नाम लिख के अगर आपको अच्छा लगे तो भेज सकते हो, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ उसमें क्या लिखा जाता है। कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली और तेलुगु। तो कौन सी भाषा है जो कि द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये आपको बताना है। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? बताइए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, मलयालम कहाँ बोली जाती है, बंगाली और तेलुगु। तो यहाँ पर एक ही नाम ऐसा है जो कि पूर्वी उसका है, ये दक्षिण में नहीं आता। द्रविड़ बोलते हैं जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, वहाँ के द्रविड़ शैली उसके मंदिरों को बोलते हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कन्नड़ और मलयालम और तेलुगु, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, और कन्नड़ शायद कर्नाटक में बोली जाती है ना। तो और बंगाली है, बंगाल में बोली जाती है, लेकिन बंगाल हमारा द्रविड़ परिवार का हिस्सा नहीं है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या मराठी। तो सभी जानते हैं हिंदी यहाँ की संपर्क भाषा है ना। कुछ लोगों की संपर्क भाषा इंग्लिश है, लेकिन कहने को यही मानी जाएगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? क्या राष्ट्रीय भाषा रूप में, भारत संघ की राजभाषा, संपर्क भाषा या मानक भाषा? तो राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद भाग 17 के अनुच्छेद भाग 17 में हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो लिखित हैं, और 343 से लेकर के 351 तक इसके बारे में पूरा कंप्लीट राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया। बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर 4 क्षेत्र दिए गए हैं, बताने हैं यहाँ पर। बघेली बोली का, बघेली आप जानते हैं किसकी है? तो पूर्वी भाषा की बोली है बघेली, और ये कहाँ बोली जाती है? रीवा, इंदौर, रायपुर या भोपाल। तो ये बघेली जो है ये रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। और रीवा के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये जबलपुर, जबलपुर तो शायद मध्य प्रदेश में है, रीवा भी पता नहीं मध्य प्रदेश में होगा। और इसके अलावा मंडला, ठीक है, ये कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लेना। और मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, मंडला, रीवा, मिर्ज़ापुर, ये नाम इसमें मुख्य रूप से आते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं अलग से, ठीक है। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो अभी मैं बता चुकी हूँ, ये पूर्वी हिंदी से है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का विकास हुआ है, ठीक है। पहाड़ी जो हिंदी है उससे गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी, ठीक है। कभी कभी हम जो ये बघेली और ये कन्नौजी, इनमें क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। जब याद आपको अच्छे से होगा, बार बार आप इन चीज़ों को रिपीट करिए ताकि आपको पेपर में भूलने की कोई भी बीमारी ना हो। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, ठीक है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, वो अपनी भाषा को ही उन्नति का मूल मानते थे, ठीक है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है।
और इन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसे जो नाटक हैं वो अपने भारत को जगाने के लिए, भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए ही लिखे थे। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, ये थोड़े से व्याकरण के क्वेश्चन है 4-5। उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की आपको पहचान करनी है। ठीक है, संबंध कारक, अभिकरण कारक, अभिकरण नहीं होता, अधिकरण होता है, कर्म कारक या कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें आप समझ सकते हैं कर्ता कारक है यहाँ पर, उसने। वैसे भी ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, और इस तरह से इसका जो है याद रख लेना। वैसे राम ने रावण को धनुष से, इस तरह से हम इसका जो ट्रिक है उसको याद कर लेते हैं और हमें विभक्ति चिन्ह भी याद रहते हैं, वैसे तो सबके याद ही हैं। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? किस वाक्य में जो विधेय है, अब जानते हैं जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं। ठीक है, कर्ता और विधेय, है ना, उद्देश्य और विधेय, सॉरी मैं सब्जेक्ट को लगा रही थी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय, ये दो रूप होते हैं। तो उद्देश्य वो होता है जिसमें कर्ता होता है, ठीक है, और विधेय वो होता है जिसमें कोई पूरा एक्सप्लेन किया होता है, पूरा उसमें कमांड दी गई होती है। तो विधेय विशेषण कौन सा है? इसमें सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, ओम का घर आलीशान है। तो आलीशान आप देख सकते हो, घर आलीशान है, विधेय में क्या दे रखा है? घर आलीशान है, विशेषण दे रखा है। ठीक है, ओम का घर, ओम का घर क्या है? उद्देश्य है, और आलीशान क्या है? विधेय है। तो ये विशेषण है, आलीशान आप जानते ही हैं, विशेषता बता रहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी में कितने कारक हैं? वैसे तो सभी ने आप आज तक पढ़े होंगे कि हिंदी में 8 कारक हैं, लेकिन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने एक अपना ग्रंथ लिखा था और उसमें कितने बताए थे? 6। इन्होंने 6 कारक माने हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक माने गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। उसने उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें क्या हो रहा है? तुलना हो रही है ना। उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना हो रही है, तो अधिकरण, अपादान, करण या संबोधन। ठीक है, तो इसमें देखो अपादान को वैसे अलगाव के लिए जाना जाता है। अलगाव के लिए जानते हैं कि मैं दिल्ली से अपने घर आई। ठीक है, मैं दिल्ली से अपने घर आई, तो ये अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, जो कि सबसे फेमस यहाँ पर वाक्य है अधिकरण अपादान कारक का, है ना। तो अलगाव के लिए जब होता है तो ये कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक जो जहाँ पर होती है, तुलना के लिए भी अपादान कारक ही होता है। ठीक है, तुलना के लिए भी अपादान कारक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इसी तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हैं, और जिस भाई को बहन को अच्छे नहीं लगते हैं तो या तो आप कम ही बताएं, अदरवाइज़ आप चुपचाप निकल जाएं, कहीं और देख लें। कोई देखो, ज़रूरी नहीं है, जिसको पसंद नहीं आ रहा है क्लास वो आगे वैसे भी नहीं देखेगा, लेकिन भद्दे कमेंट करने से अच्छा है कि आप ना करें, कहीं और जाके पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छे लग रहे हैं वो पढ़िए, वैसे भी वही पढ़ते हैं, है ना। हम किसी को ज़बरदस्ती यहाँ रोक के नहीं रख सकते। जिसको अच्छे लगेंगे, जो पढ़ना चाहेगा वही पढ़ेगा। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।